क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 23rd जनवरी 2025 शिफ्ट 1 ये सॉल्यूशन है 2025 जेई मेन के जो कि 23rd जनवरी में पूछे गए थे जो कि शिफ्ट 1 में आए थे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज रिलेटेड विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज दिस फिर अल्फा एंड बीटा आर अप्रोप्रिएट डायमेंशंस ऑफ बीटा बाय अल्फा इज। देखो जब फाई हमें ये हुआ है अल्फा लैम्डा प्लस बीटा सिग्मा, तो अल्फा लैम्डा के डायमेंशंस बीटा सिग्मा के इक्वल होने चाहिए, यानी कि बीटा बाई अल्फा हमारे पास के डायमेंशंस हो जाएंगे लैम्डा बाई सिग्मा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो और सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया का एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एल स्क्वायर बाई एल हो जाएगा, यानी कि एल हो जाएगा। तो बीटा बाई अल्फा के जो डायमेंशंस होने चाहिए एल के डायमेंशंस, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस होने चाहिए। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। Second question is for the given velocity time graph find the distance traveled in 0.5 second। अब देखो ये क्या है ना, ये वीटी ग्राफ है। अब ये कांस्टेंट स्लोप पर है, मतलब ऐसे है ना। हमें पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ स्लोप एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है। इसका एक्सेलरेशन का स्लोप क्या होगा? ये पॉइंट होगा हमारा 2,400 और ये वाला पॉइंट होगा 0,200। इसका स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन, जो कि होगा 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। तो 200/2 यानी कि एक्सेलेरेशन 100 होगा। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के केस में हम जानते हैं कि x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन लगती है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये लगती हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम ये यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 200 है, टाइम कितना लगा है 0 से 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलेरेशन हमने अभी अभी 100 निकाला है और टाइम 2 लगा है, तो हो जाएगा 400 प्लस 200 यानी कि 600। अरे यार नहीं गबड़ी, उन्होंने 0.5 सेकेंड में पूछा है ना। टाइम 0.5 सेकेंड में पूछा है। तो ये होगा यहाँ पर 0.5 प्लस हाफ ए इंटू 0.5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200/2 प्लस हाफ इंटू 100 इंटू 1/4, तो हो जाएगा 100 प्लस 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5। तो 112.5 होना चाहिए। ये है इसका आंसर 2। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, displacement of a particle as a function of time is this and the dimension of AB C by D। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा वही डी का होगा, तो डी का जो डायमेंशन होगा वो एल होगा। सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन एल है, यानी कि सी का डायमेंशन एल टी पावर -2 है। पहला ये हो गया, दूसरी ये होगी। कॉस स्क्वायर टी का, कॉस का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसका मतलब बी का डायमेंशन भी एल होगा। साइन, सिमिलरली साइन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो ए का भी डायमेंशन एल होगा। तो हमें ए बी सी बाई डी का डायमेंशन चाहिए। ए बी सी
L t power minus 2, D is L square t power minus 2, 2 आंसर होना चाहिए. The ratio of electric force to the gravitational force between two particles having charge q1 q2 and mass m1 m2. देखो 2 पार्टिकल्स हैं. अब ये q1 q2 हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लो. मास इज m1 m2 है. तो जो कूलम्स लॉ वाली जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो हो जाएगा q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा G q1 q2 m1 m2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये क्या आ रहा है यार? इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई. ठीक तो है. अरे ओए मैं कैसे कर लिया? ये तो q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G m1 m2. हाँ, q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन G m1 m2. आंसर डी आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. मैच द फॉलोइंग. व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस 0 वो आइसोकोरिक होता है, यानी कि वर्क डन 0 होता है. P का तो 1 ही होता है, ये सही है. व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट ये आइसोबारिक होता है, Q का 3 होना चाहिए. P का 1 Q का 3. आंसर 2 आ गया. नो हीट इज एक्सचेंज डेल्टा Q 0. कितना इजी क्वेश्चन है ये. मुझे डाउट है ये एक्चुअली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना ये. मुझे डाउट है कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा. मैं फिर से सॉल्यूशन दूंगा जब एक्चुअल आंसर्स आ जाएंगे, है ना. तो इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछता है जेईई मेन. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. हमें तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वही तो अपन सॉल्व करेंगे. तो 5th क्वेश्चन ये हो गया. 6th क्वेश्चन पे आते हैं. अभी आइसोथर्मल 5th ये वाला ही बता देता हूँ. 4th वाला, इसमें क्या होता है आइसोथर्मल में डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है. अब डी यू 0 हो जाता है. वाई? क्योंकि डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है हमेशा. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये डेल्टा टी 0 हो जाएगा. इसलिए डी क्यू डी यू के बराबर डब्ल्यू के बराबर होता है. वर्क डन इज इक्वल टू हीट गिवन बाय द गैस. इसीलिए तो ये आंसर्स हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, आंसर 2 होना चाहिए. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं ना. 6th क्वेश्चन पे. फाइंड द करंट फॉर R is equal to 12 ohm in the steady state. स्टेडी स्टेट में जो ये कंडक्टर है वो एक, ये जो इंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. तो ये सर्किट एक्चुअली ये बन जाएगा ऐसा.
मतलब उससे कुछ होता नहीं है, वो चार्ज वोल्टेज ड्रॉप कुछ रहता नहीं है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पर रेसिस्टेंस होगा 12 वोल्ट, ये आर है, आर 12 ओम है, तो आई इज इक्वल टू 12 बाई आर, यानी कि 12 बाई 12 वोल्ट 12 ओम विच इज 1 एम्पियर। तो आंसर हमारा 2 होना चाहिए। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हॉट वाटर इज लेस विस्कस देन कोल्ड वाटर, नो। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हॉट वाटर ये ट्रू है। वह है क्योंकि हॉट वाटर में मूवमेंट ज्यादा होता है ना, हॉट वाटर इज मोर मूव, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में ज्यादा एनर्जी होती है तो वो मोर मूविंग होते हैं, तो उसमें विस्कोसिटी कम होगी, फ्रिक्शन कम होगी, तो आप कॉमन सेंस से भी करेक्ट कर दोगे। तो स्टेटमेंट 1 जो है ना, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, पर सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज मोर देन दैट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। सोप बबल के केस में पी आई माइनस पी नॉट, देखो वो 2T/R होता है नॉर्मल बबल के केस में, ड्रॉप में, और पी आई माइनस पी नॉट सोप बबल के केस में आता है 4T/R। ये T1 T2 ले लो, दोनों के सरफेस टेंशन अलग अलग ले लो अगर, तो देखो ये 2 से ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट मान लिया, ये है ना। एक्चुअली आप देखोगे कि 2T1 इज इक्वल टू 4T2 बन रहा है यहाँ पे, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो दोनों सेम है, तो पी आई माइनस पी नॉट, तो इसका मतलब T2 जो होगा वो T1/2 होगा। मतलब जो ड्रॉप की जो बबल है, सोप बबल की जो टेंशन होगी T2, वो ड्रॉप की जो सरफेस टेंशन है उसकी हाफ होगी। तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल मोर नहीं लेस होना चाहिए। अगर हमने इसको रेडियस को सेम माना है तो रिलेशन की वजह से, इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए इसका आंसर 2 होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। If the circuit T shown in the circuit is closed at time t equal to 0, टाइम t equal to 0 पे तो ये डिस्चार्ज होगा, C is discharged, no charge। तो ये तो कैपेसिटर जो होता है उसी केस में एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, वेव से कंडक्टर। तो सर्किट की क्लोज टाइम टी पर है, उसमें तो भाई भरपूर करंट फ्लो करेगा, मतलब आर है यहाँ पे, यहाँ पे बैटरी है, ये भरपूर करंट फ्लो करेगा इसमें, तो इसमें करंट जीरो क्यों होगा। इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो 1 है, 1 इज इनकरेक्ट। मतलब इसमें करंट होगा, करंट जीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी पे करंट जीरो होगा। इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, देखते हैं, ये स्फीयर है, इट इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इसका इंक्लाइन का एंगल है, इन्होंने चेंज किया हुआ है, चेंज कर रहे हैं, 30 डिग्री पहले है और 45 डिग्री। हम ये जानते हैं, देखो इसका जो एक्सेलरेशन जब रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन होता है, ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं ना डायरेक्ट। ये एच है, ठीक, यहाँ से मूव कर रहा है ये, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी
हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो mg इधर इस पोजीशन पे mgh इज इक्वल टू इस पोजीशन पे जो ये यहाँ पर आया है, इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी और इसकी एक वेलोसिटी होगी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगा। तो v बाई रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। अगर इसकी रेडियस हमने आर लिया है तो एक्चुअल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, वैसे जरूरत नहीं है। हाफ आई बाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस एम बाई टू इंटू वी स्क्वायर। आई तो हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर है इसका, तो 2/5 एम वी स्क्वायर हो गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2/5 प्लस 1 हो गया। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो बात ये है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा एक्चुअली दोनों ही, ये एक्सप्रेशन थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, एंगल पे। तो एम जी एच 2mgh इंटू 5/7 बाई एम, ये वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन बन रहा है। दोनों ही केस में वेलोसिटी सेम रहेगी, v1 इज इक्वल टू v2, क्योंकि इंक्लिनेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2 रहेगा, यानी कि v1 बाई v2 1 होगा। इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 ही होना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे अगर रोल्स फ्रॉम रेस्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। अच्छा देखो, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एक्चुअली आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे ऐसे बना लो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इस डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। ई क्रॉस बी पता चलता है ना। और एक्चुअली मुझे ऐसे भी नहीं बनाना चाहिए इसको करेक्टली, है ना। ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहाँ बी होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास मॉड बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड रहेगा। पर इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो बी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अच्छा पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास पता है कि हमें पता है मॉड ई वेक्टर, मॉड ई नॉट मॉड बी नॉट वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉड ई नॉट वेक्टर बाई सी होता है, ये है ना। अब ये जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास इधर इसमें, ये है, ये हो जाएगा ई नॉट रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई सी, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा ना ये बी वेक्टर वाला एम्पलीट्यूड का, ये हो जाएगा हमारे पास 5 E0/c। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मॉड बी। अभी किस डायरेक्शन में है, ये ई के परपेंडिकुलर है। ई है 4i माइनस 3j के अलॉन्ग, ई इज अलॉन्ग 4i कैप माइनस 3j कैप। इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आप देखोगे
तो वो होगा 3 i प्लस 4j। हाँ, करेक्ट। क्यों? बीई के परपेंडिकुलर है पहली बात। परपेंडिकुलर वेक्टर मैंने कैसे निकाला, क्योंकि ई वेक्टर इंटू इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होना चाहिए। 4 × 3 -3 × 4 तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, वो क्या होगा? 3i प्लस 4j बाई √3² प्लस 4², यानी कि 3i 4j बाई 5। तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 5E0 बाई c इंटू 3i प्लस 4j बाई 5 cos ओमेगा t माइनस kz। मेरे यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये परपेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो ये मेरा आंसर है। तुम इसका आंसर जो होना चाहिए 3i प्लस 4j बाई c 1। आंसर मेरा 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, अच्छा देखो हमें पता है कि N∅B इज इक्वल टू Li होता है। सेल्फ इंडक्टेंस N∅B बाई I होगा। जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज P डॉट A, है ना? तो जब फ्लक्स, तो ये जो होगा NB वेक्टर डॉट A वेक्टर बाई I। अब ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज नथिंग बट ए ज्योमेट्री। तो इसका मतलब इंडक्टेंस जो है वो ज्योमेट्री पे तो डिपेंड करेगा ही। मीडियम प्रॉपर्टी पे कैसे, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0/4 पाई समथिंग समथिंग होती है ना? μ0 उसमें इन्वॉल्व होता है, μ0 बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शनल टू μ0 होता है। μ0/4 पाई, μ0I/2 पाई r, μ0/4 पाई r ऐसे करके, है ना? μ0 रहता है। अब ये इस मीडियम डिपेंडेंट होता है कि हर एक मीडियम में ये अलग अलग होता है, मीडियम डिपेंडेंट। तो इसलिए एल जो है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम एज वेल एज ज्योमेट्री। इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए। और द सर्किट शोन इन फिगर, पहली बात तो देखो ये फॉरवर्ड बायस में करंट यहाँ से जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअली इनका क्या होगा, 4 × 4 प्लस 4 इंटू 4/8 2 ओम। तो करंट जो जाएगा इस सर्किट, उस केस में देखो ये ऐसा बन जाएगा, ये सर्किट ऐसा बन चुका होगा अब 12 वोल्ट, यहाँ से एमीटर जा रहा है आपका, यहाँ 4 ओम है, नीचे इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, ऐसे फिर ये ऐसे आके कनेक्ट हो जा रहा है। अब करंट निकालना है इसमें, तो ये तो आराम से निकाल सकते हो ना आप। तो आई क्या हो जाएगा, 12/6 2 एम्पियर। तो करंट इन एमीटर 2 एम्पियर है, तो ए तो करेक्ट है। ए और देख लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस इज 8 ओम। नो,
नेट रेसिस्टेंस आर नेट तो 6 ओम है, यानी कि बी रॉन्ग है। तो बी गलत, बी भी ये हो गया। अब सी देखते हैं। वोल्टेज अक्रॉस बी सी इज 4 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। आई 2 आ रहा है इसमें से, आई इज 2 ओम, 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 2 आई, आई आर होता है ना, यानी कि 2 इंटू 2 4। ये तो ठीक है, सी इज करेक्ट। तो ए सी डी ये हमारा आंसर 2 आ गया है। डी भी अब चेक ही कर लेते हैं, ये तो सी वाला ऑप्शन, डी बी ऑप्शन। करंट थ्रू डायोड इज 1 एम्पियर। देखो यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस है, तो हम सिमेट्री से ही निकाल सकता हूँ, ये भी 1 एम्पियर जाएगा, ये भी 1 एम्पियर जाएगा। 1 एम्पियर है, ठीक है, डी का करेक्ट। तो ए सी एंड डी आर करेक्ट, आंसर इज 2। And the time period of a cube of side length 10 centimeter and mass 10 ग्राम oscillating in water। देखो कुछ जिन लोगों को नहीं पता है ये चीज, उसको मैं उनके लिए मैं एक बार ये निकाल देता हूँ, है ना। होता क्या है कि mg तो सेम रहता है, जब ये इसको डुबोते हैं ना बाई x डिस्टेंस सपोज, तो उसके पास उस इसमें ना रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वाटर अलग से डिस्प्लेस हुआ है। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो लगती है ना, एफ रेस्टोरिंग, वो डेल्टा वी रो जी लगता है। और वो क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू एक्स इंटू रो इंटू जी। जो कि ये एफ रेस्टोरिंग फोर्स होती है ना। अब ये हमें पता है कि ये ऑसिलेशन में माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल रखते हैं अपन इसको। माइनस ए एक्स रो इंटू जी, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दो तो ओमेगा माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू जी बाई एम हो जाएगा। तो वैल्यू डाल देते हैं। रो डेंसिटी जो है वो 10 पावर 3 है, और एरिया क्या होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 पावर -4 मीटर में कन्वर्ट किया है मैंने। जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ क्योंकि दिया हुआ है। मास इन्होंने क्या दिया है 10 ग्राम, यानी कि 10 इंटू 10 पावर -3 केजी में कन्वर्ट करूंगा। ये हो जाएगा 10 पावर 2 बाई 10 पावर -2 10 पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ रही है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पावर 2। टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड पूछा है ना इन्होंने, तो टाइम पीरियड होता है हमारा t इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, यानी कि 2 पाई/100 की पाई/50। तो मेरा आंसर होना चाहिए 2। ये चीज मैंने क्यों करके बताई है ना, ये आपको हेल्प करेगा उसमें। अगर मान लीजिए नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपसे ऐसी चीज पूछी जाती है, कि वो क्वेश्चन सेम नहीं देते, कॉन्सेप्ट सेम देते हैं, तो उस केस में याद रखना जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो पहले इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा था, थोड़ा सा मैंने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस किया अंदर, तो उस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगती है वो ये लगती है डेल्टा वी रो जी बायोंसी फोर्स के थ्रू ऊपर की तरफ, डेल्टा वी रो जी, ये रेस्टोरिंग फोर्स बन जाती है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज 3/2, यानी कि गामा की वैल्यू हमें 3/2 दिया हुआ है। The volume of gas at initially at 0 डिग्री सेल्सियस, T1 273 केल्विन है। V1 V मान लेते हैं,
T2 पता नहीं है, V2 जो उन्होंने दिया है इट इज reduced to 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि V/4 हो गया। सिंपल है, तो एप्लीकेशन लगानी है। देखो बता देता हूँ मैं। तो हमें पता है T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1 होता है। तो इसमें ये एडियाबैटिक लॉ है, एडियाबैटिक प्रोसेस की। 273 इंटू V पावर 3/2 माइनस 1 T2 इंटू V/4 होल पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि 273 V पावर 1/2 is equal to T2 V पावर 1/2 by 4 पावर 1/2 is 2। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो T2 is equal to 273 इंटू 2 क्या होगा 546 केल्विन। आंसर मेरा 4 होना चाहिए। Two objects are equal distance from the sphere of radius r and reflected index mu such that the image of one object forms from the other object। पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, डायग्राम कैसे है ना। ये है, ये से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है ये एक्चुअली डिस्टेंस x पर है, तो हमारा जो फाइनल इमेज जो बन रहा है वो भी एक्चुअली ही डिस्टेंस पर बन रहा है। होगा क्या ना, देखो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब क्योंकि ये म्यू पर है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो एक्चुअली इसको ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा पैरेलली, तभी, क्योंकि रिफ्रैक्शन सेम होगा, रिफ्रैक्शन से फिर ये पाथ सेम ही ट्रैवल करेगी, जिस पाथ से आई थी वही पाथ ट्रैवर्स करेगी, तो इसको पैरेलल होना पड़ेगा इसके और इसको। तो यानी कि पहले रिफ्रैक्शन के बाद अगर मैं सिर्फ सरफेस 1 से रिफ्रैक्शन करूं, तो उसके लिए जिसका रेडियस r है, तो उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी v। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, तो v मेरा इन्फिनिटी पर बन रहा है, यानी कि म्यू बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई एक्स। एक्स तो नेगेटिव लूंगा क्योंकि मैं डायरेक्शन लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव लूंगा, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर पॉजिटिव, तो ये 0 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरी आर बाई म्यू माइनस 1 होनी चाहिए, यानी कि मेरा आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 16, देयर इज ए फोर्स फील्ड आई और जे कैप के डायरेक्शन में, पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू वाई के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि इस लाइन के अलोंग 0,0 से 2,2 तक। अब इसमें जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो लग रहा है कितना, एक्स क्यूब वाई एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वाई स्क्वायर। तो इस पर जो वर्क लगेगा, वर्क डन होगा, सपोज इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx होता है पार्टिकल का और dy वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये dw होगा, इसका वर्क डन होगा एफ एक्स डॉट डी एक्स और एक्स डायरेक्शन में, और वर्क डन वाई डायरेक्शन में जो होगा वो होगा एफ वाई डॉट डी वाई, या अगर आप चाहो तो एफ डॉट डी आर भी कर सकते हो। नेटवर्क ऐसे भी कर सकते हो इसको, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर वेक्टर, यानी कि एक्स क्यूब वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स
आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे भी कर सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये एक्स क्यूब वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई आएगा। इसको आपको इंटीग्रेट करना होता है वर्ग निकालने के लिए। इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, इंटीग्रल इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, एक्स 0 से लेके 2 तक जा रहा है, वाई भी 0 से लेके 2 तक जा रहा है। तो डी एक्स से जब कर रहे हो आप तो एक्स वाई एक्स वेरिएबल रहता है, वाई कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा वाई में कांस्टेंट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि y है ना, इसको y को भी x के टर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारा 0 से 2 एक्स क्यूब वाई अलोंग अलोंग वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो हम यहाँ पे y भी x लिख सकते हैं। तो x से डी एक्स 0 टू 2 वाई स्क्वायर डी वाई। क्योंकि देखो जो वेरिएबल यहाँ पर होता है ना, सारी चीजें हम यही वहाँ पर इसके फंक्शन में उसी के हिसाब से चेंज करते हैं। तो ये जो चीज हो जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 से लेके 2 एक्स पावर 4 डी एक्स प्लस 0 से लेके 2 वाई स्क्वायर डी वाई एक्स पावर 5/5 प्लस वाई क्यू बाई 3। तो हमारा जो आंसर बनेगा 2 पावर 5/5 प्लस 2 क्यूब बाई 3। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पावर 5 32/5 होता है, 2 पावर 8/3 हो जाएगा, 32 इंटू 3 प्लस 40/15। 136/15। तो 136/15 हमारा आंसर आ रहा है, आंसर 2। ये इतने सारे मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। इन रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट A2 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ A1। यानी कि हमें सॉल्व इसमें दिया हुआ है कि λ2 इज इक्वल टू 3 λ1 when the ratio of nuclei of element 1 and element 2 after 1 half life of it। यानी कि कितना टाइम चाहिए हमें, इज log 2 ln2 होता है ना वो, ln2 बाई रेट कांस्टेंट λ2। ये तो हम लिख सकते हैं ln2 बाई 3 λ1 अगर चाहें तो। पहले देखते हैं, n2 इज इक्वल टू n0 इंटू ई पावर माइनस λ2 इंटू टी, n1 इज इक्वल टू n0 इंटू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर सेम फॉर बोथ द एलिमेंट, इसलिए मैंने n0 लिया है, माइनस λ1 इंटू टी। 1 to 2 पूछा इसने, n1/n2, ये हो जाएगा e पावर λ2 माइनस λ1 इंटू टी। ई डाल देते हैं यहाँ पे, λ2 3 λ1 है, तो ये e पावर 3 λ1, 3 माइनस 1 इंटू λ1 इंटू टी की वैल्यू है ln2/3 λ1। तो n1/n2 इज इक्वल टू ई पावर 2/3 ln2, यानी कि ई पावर ln 2 पावर 2/3। ये तो ई बेस ई दोनों सेम है, तो ये 2 पावर 2/3 हो जाएगा, यानी कि आंसर 2 है। ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर
सर्कुलर पोर्शन रेडियस 5 सेंटीमीटर इज रिमूव, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले सेंटर ऑफ मास सेंटर पर था, अभी इतना पोर्शन रिमूव कर दिया, तो ये जो सेंटर ऑफ मास अभी जो बन जाएगा वो बन जाएगा a1x1 माइनस a2x2 बाई a1 माइनस a2। ये फॉर्मूला रेडीमेड होता है। a1 है पूरी डिस्क का एरिया विच इज पाई इंटू 0.2 होल स्क्वायर इंटू इसका सेंटर ऑफ मास तो 0 पर है, माइनस जो रिमूव हो गया है वो पाई इंटू 5 सेंटीमीटर ना, 5/100 0.05 होल स्क्वायर। इसका सेंटर ऑफ मास किधर है 520, ये डिस्टेंस 20 है, ये 5 है, तो 15 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये 0.15 a1 माइनस a2 पाई इंटू 0.2 होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 0.05 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, ये हो जाएगा माइनस 0.15 इंटू 0.05 इंटू 0.05 बाई 0.2 होल स्क्वायर माइनस 0.05 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हमको। ये क्या हो गया हम्म, ये होगा माइनस फिफ्टीन बाई 4 आ रहा है, 15/4 सेंटीमीटर टू द राइट। यहाँ मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है इसमें, देख लेते हैं। a1 इंटू x1 0 है, माइनस a2 इंटू x2 बाई a1 माइनस a2। अरे यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, हमने यहाँ पर 0.05 नहीं किया ना, इसलिए गलत हो रहा है। 0 पॉइंट, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा 4/100 माइनस 25/100 इंटू 100 1/4। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ये हो गया 15/100 इंटू
5/100 into 5/100 by 1/100 into 4 minus 1/4। तो कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर में चाहिए हमें, फिर 4 हो जाएगा, तो -15/4 1/100 15/4। हाँ, अब ये हमें ये -1 हो गया ना, अब हमें ये -1 सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये मीटर में था ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर जाएगा। यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो गया है इधर की तरफ बाई 1 सेंटीमीटर, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है 1 सेंटीमीटर टू लेफ्ट। ए बुलेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 125 जूल एक से लेड ब्लॉक, ऐसा है, ये लेड ब्लॉक है, काइनेटिक एनर्जी बुलेट की ऐसा था, ये बुलेट था, इसकी काइनेटिक एनर्जी 125 जूल थी। टेम्परेचर राइजेस बाई 50 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ई लेड 0.1 है, जूल पर केजी, जूल पर ग्राम। डिग्री सेल्सियस। अब इसने बोला है स्पेसिफिक हीट इतना है, द मास ऑफ द लेड ब्लॉक इज द हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। यानी कि 125 जूल बाई 2, हाफ इसका हीट में गया है, और ये जो हीट है हम जानते हैं ms डेल्टा टी होता है, तो मास स्पेसिफिक हीट जो है इसकी लेड की ms ये 0.1 इंटू 50, यानी कि 5m इज इक्वल टू 125/2, तो मास इज इक्वल टू 125/10, यानी कि 12.5 ग्राम होना चाहिए। ये हमारा आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 12.5 ग्राम होगा। ठीक है, ये मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे 23 जनवरी शिफ्ट 1 फिजिक्स के, और इनको मैंने सभी को सॉल्व कर दिया है। अब मैं 23 जनवरी शिफ्ट 2 के भी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी आपको डाल दूंगा, और 24 के भी, तो आप उसको देखते रहिए अपने एग्जाम से पहले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।